नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने हिमज्ञान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करेंगे फुल मॉक टेस्ट। फुल मॉक टेस्ट में हम 80 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें इंग्लिश के 16 क्वेश्चन, हिंदी के 16 क्वेश्चन, साइंस एंड मैथ के 8 प्रश्न रहेंगे और जी के और रीजनिंग के 16 प्रश्न रहेंगे। पेपर में जाने से पहले आपने इसको जरूर देख लेना है, और इससे पहले अगर आपने मेरे पिछले मॉक टेस्ट 6, 7 और 8 नहीं देखे हैं तो वो आप जरूर देख लें। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिमाचल प्रदेश पुलिस रिटन एग्जाम प्रेपरेशन फॉर कांस्टेबल्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 2022 हिमज्ञान ऑफिशियल। ओके, हाँ, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। तो आपने बताना है, ठीक है। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, ठीक है। पोस्टपोन करना मीन्स टाइम और डेट को रीशेड्यूल करना, ठीक है। स्पेशली बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम मीन्स आप टाइम और डेट को क्या कर रहे हो? रीशेड्यूल कर रहे हो, उसको पोस्टपोन कर रहे हो, आगे ले जा रहे हो, ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब क्या होता है? नल एंड वॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, मीन्स रद्द कर देना, इनवैलिड कर देना, मतलब जिसकी कोई वैल्यू ना हो, ऑफ नो वैल्यू। थर्ड लेते हैं, पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल इसका मतलब क्या होता है? कौन सा इस इडियम्स का मतलब होता है? नेसेसरी पार्ट, मीन्स कोई चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। आपने बताना। क्वेश्चन नंबर 4, ही विल कम ब्लैंक 2 days। तो क्या यहाँ पे आएगा? मीन्स ही विल कम इन 2 days आएगा, आफ्टर आएगा। देखिए, जब फ्यूचर बताया हो ना, ही विल कम, तो वहाँ पे हम करते हैं इनका यूज़, ठीक है जी। ही विल कम इन 2 days, वह 2 दिन में आएगा, ठीक है। आफ्टर का यूज़ कहाँ करना है? आफ्टर का यूज़ करते हैं पास्ट में। अगर यहाँ पे आता ही केम आफ्टर 2 days आना, कि वह दो दिन में आया, ठीक है। ही केम आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद आया, तो ऐसा आना था, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा इन, ही विल कम इन 2 days। ओके जी। नेक्स्ट लेते हैं, शी डाइड ब्लैंक कोलरा। तो यहाँ पे क्या आएगा? आपको पता, ऑफ ही आएगा, ऑफ प्रेपोजिशन आएगी, शी डाइड ऑफ कोलरा, ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं, रमेश इज ब्लैंक SP। तो यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या इन आएगा, ठीक है जी। तो आपने बताना है। तो अब देखिए SP, अब लोग क्या सोचेंगे कि आप सब सोचेंगे कि SP जो है, मैक्सिमम बंदे ऐसे ही गलत करते हैं, जैसे S लिखा है, अब बोलेंगे ये तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, तो वो फटाफट ए लगा देंगे, ठीक है। बट S, जब हम S लिखते हैं तो ए की साउंड आ रही है, एस ए की साउंड आती है। तो ए की साउंड कहाँ से आती है? इंग्लिश में ए से आती है। तो A E I O U तो वोवल होते हैं, AEIO, तो ए आया, तो इसका मतलब इससे वोवल से पहले आता है एन, तो यहाँ पे क्या आएगा? एन। रमेश इज एन SP। ओके जी। नेक्स्ट लेते हैं, ऑपोजिट ऑफ मिटिगेट। तो मिटिगेट का मतलब क्या होता है? मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, मीन्स रिड्यूस करना, रिड्यूस, ठीक है ये, रिड्यूस करना। ओके, और क्या बोल सकते हैं? डिक्रीज बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या आएगा? इन्हेंस। इन्हेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है, इन्हेंस करना। ऑगमेंट भी होता है बढ़ाना। इंक्रीज, रेज, ठीक है जी। इनलार्ज, ये सारे होते हैं इसके मिटिगेट के ऑपोजिट, ठीक है। सिनोनिम ऑफ आर्डुअस का मतलब क्या होता है? आर्डुअस का मतलब होता है कठिन, ठीक है जी। हार्ड बोल सकते हैं, हार्ड, डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं, ठीक है। स्टिफ बोल सकते हैं, STIFF, स्टिफ, ये सारे होते हैं आर्डुअस। तो इसका सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम डिफ़िकल्ट हुआ, ठीक है। जो दिया है वो देखना, आपने चेक करना, उस हिसाब से आपने पेपर में कर लेना है, ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। बोलते हैं कि रोम जो है, हाँ, एक कहावत है, एक मुहावरा है, प्रोवर्ब है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। तो क्या आएगा? मीन्स इसका मतलब होता है कि जो बड़े काम होते हैं वो 1 या 2 दिन में नहीं हो जाते हैं, ठीक है, उनके लिए टाइम लगता है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, हथेली पर सरसों नहीं जमती, ठीक है जी। रोम 1 दिन में बिल्ट नहीं हुआ था, उसको टाइम लगा था, ठीक है। अगर आप स्टडी कर रहे हो पिछले 6 महीने से, 1 साल से कंटिन्यू, तभी आप कांस्टेबल बन पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि 1-2 दिन में तैयारी बंदा करके बन जाए, तो तुक्का लग जाए तो लग मैटर है, ठीक है। बाकी रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, ठीक है जी। नेक्स्ट है, वन हु इज़ ऑल पावरफुल इज़ नोन एज, ठीक है जी। जो सबसे ज़्यादा पावरफुल, उसको क्या कहते हैं? जो पावरफुल सबसे ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं हम ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट होता है जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है जी। इससे ही मेरे को याद आ रहा है एक, वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सारी जगह विद्यमान हो, प्रेजेंट एवरीवेयर, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हम ओमनी प्रेजेंट, ठीक है जी। और एक और आ रहा है, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, वन हु नोज एवरीथिंग, उसको बोलते हैं ओमनीशिएंट, ठीक है जी। क्या बोलते हैं? ओमनीशिएंट, OMNISCIENT, ओमनीशिएंट,
ओमनिशेंट किसको बोलते हैं? जो सब कुछ एवरीथिंग जानता हो, ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपने बताना है, ठीक है। ये लिखे हैं सिगारेट, सिगरेट, सिगरेट, तो इसमें सही कौन सा है? इसमें सही कौन सा है? CIGARET, सिगारेट होता है, ठीक है जी। आपने याद रखना हमेशा, यही होता है इसका। नेक्स्ट लेते हैं, बट विल बी द पास्ट इंडेफिनिट ऑफ दिस टेंस, ठीक है। आई विल ड्रिंक वाटर, जैसे ये फ्यूचर में है, ठीक है, तो आपको पास्ट में, आपको पता पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है कि उसमें सेकंड फॉर्म लगी होती है सिंपल वाक्यों में, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेज में। और हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ होता है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में, ठीक है। तो अगर तो सिंपल में दिया हो आप, तो आपने लिखना आई ड्रैंक वाटर। देखो मैंने ड्रिंक ड्रैंक कर दिया, मैंने सेकंड फॉर्म लगा दी, आई ड्रैंक वाटर, ठीक है। आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर कर दिया, और डिड नॉट हुआ तो फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है जी। वन हु हैज़ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड, जिसको लंबा एक्सपीरियंस को बोलते हैं वेटरन। क्या बोलते हैं? अनुभवी व्यक्ति बोलते हैं वेटरन, एफिशिएंट, वेल वर्स्ड, ठीक है। तो जिसको लॉन्ग एक्सपीरियंस हो किसी भी अपने ऑक्यूपेशन में, उसको बोलते हैं वेटरन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्राइज ऑफ एप्स, एप्स की क्राइज कैसी होती है? उसको बोलते हैं गिब्बर। ये तो मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में, देखें आप, ठीक है। नेक्स्ट, बट इज़ द इंग्लिश मीनिंग ऑफ विवा वॉच, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? ये लेटिन वर्ड है, ठीक है। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है ऑरली, ठीक है। क्या होता है? ऑरली। नेक्स्ट, फाइंड आउट इनकरेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, शी हैज़ बीन एन एक्टिव मेंबर ऑफ द ऑल वुमेन्स क्लब फॉर 2 years, ठीक है जी। तो इसमें बताना है आपने कौन, शी हैज़ बीन एन एक्टिव मेंबर ऑफ ऑल द वुमेन्स क्लब, ठीक है जी, फॉर 2 years। तो क्या आएगा इसमें? देखिए, शी हैज़ बीन एन एक्टिव मेंबर फॉर ऑल द वुमेन्स क्लब, तो यही मेरे को लग रहा है वुमेन्स, यहाँ पे थोड़ा मेरे से मिस्टेक होगी, यहाँ पे आएगा ऑल, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, WOMEN अपोस्ट्रोफ कोमा एस, ऑल वुमेन्स ऐसा आएगा, ऑल वुमेन्स क्लब मीन्स जो सभी वुमेन्स के क्लब की एक्टिव मेंबर है पिछले 2 साल से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वुमेन्स कर देंगे तो वुमेन्स तो एक ऑलरेडी ये एक प्लूरल है, ठीक है, इसको एस तो लगेगा नहीं, ठीक है, तो अपोस्ट्रोफ कोमा एस आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं, हाँ यहाँ पे से लिखा मैंने फॉर ऑल द वुमेन्स क्लब, ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं, दमड़ी के लिए चमड़ी उधेरना मुहावरे का अर्थ क्या है? मामूली सी बात के लिए भारी दंड देना, ठीक है, छोटी सी बात है उसके लिए आप हैवी पनिशमेंट किसी को दे रहे हैं, तो आप दमड़ी के लिए चमड़ी उधेरना वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। काफुर होना का अर्थ क्या है? काफुर होना का अर्थ होता है गायब हो जाना, ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं, बिस्कुट कौन सा शब्द है? बिस्कुट जो है कौन सा शब्द है? बिस्कुट जो होता है BIS, बिस्किट बोलते हैं CUIT, तो ये एक विदेशी शब्द, विदेशों से आया है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट लेते हैं, राम राकेश को हंसाता है, कौन सी क्रिया है? ठीक है, तो ये है कर्मक क्रिया। हमें कैसे पता लगा? क्योंकि राम जो है राकेश को हंसा रहा है, तो एक कर्मक क्रिया हुई। अगर यहाँ पे सीधा आता राम हंसता है तो आनी थी अकर्मक क्रिया, क्योंकि वो खुद ही हंस रहा है, कोई कर्म नहीं कर रहा है, तो अकर्मक क्रिया, ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं, भगवद गीता का संधि विच्छेद देखिए, ये भी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुई है मेरे से, भगवद गीता, भगवद गीता ऐसे होता है, ठीक है जी। भगवद गीता का संधि विच्छेद क्या है? तो ये आएगा भगवत प्लस गीता, ये होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपने। तो शुद्ध वर्तनी देखिए, कवित्री कवित्री लिखा, तो इसको क व ई त्री होता है, ठीक है। क व य को छोटी की मात्रा, त्र को बड़ी की मात्रा, कवित्री, ठीक है जी। अमीर और गरीब में बहुत अंतर है, कौन सा कारक है? तो ये है कर्ता कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक, ठीक है जी। तो इसमें कारक आपको पहले पता लगने चाहिए कारक क्या होते हैं। जैसे कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से जुदाई संबंध, काके की, रारेरी, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, ये आपको पता होना चाहिए कारक, ठीक है जी। इसके अकॉर्डिंग देखिए, अमीर और गरीब में आया, ठीक है, ये है अधिकरण में पर, तो में आता ना, अधिकरण के सामने होता है में पर, तो इसका मतलब ये कौन सा है? ऑप्शन सी, अधिकरण में पर, ठीक है जी। ठीक है जी, इस तरीके से कहने। उस पर जंगम का विलोम शब्द क्या है? तो जंगम का विलोम शब्द है स्थावर, ठीक है जी। मनोवांछित फल देने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, तो यह है कल्प वृक्ष, ठीक है जी। घर का जोगी जोगना, आन गाम का सिद्ध, ठीक है जी। तो यह है कि गुणवान व्यक्ति की अपने स्थान पर प्रशंसा नहीं होती, मतलब अपने घर में प्रशंसा नहीं हो रही, बाहर प्रशंसा हो रही है। तो घर का जोगी जोगना, आन गाम का सिद्ध, ठीक है जी। और बहुत मशहूर कहावत है ये। नवरत्न में कौन सा समास होता है? तो नवरत्न में होता है हमारा द्विगु समास, ठीक है जी। द्विगु समास का मतलब होता है, नवरत्न का मतलब होता है
नौ रत्नों का समूह, ठीक है जी, क्या, नौ रत्नों का समूह। 6 टाइप के समास है जी, आपने खुद पढ़ लेने हैं बुक से, इसमें से कोई ना कोई समास पूछ लेते हैं। तो मैंने आपको डाला है नवरत्न, नौ रत्नों का समूह मीन्स द्विगु समास। अगर आपसे ऐसे पूछा हो माता, ठीक है, हाइफन पिता, तो आप क्या कौन सा समास बोलेंगे, ये हुआ माता और पिता, ये हुआ द्वंद समास, ठीक है। तो इस तरीके से आपने और समास भी पढ़ लेने हैं, इनके फॉर्मूले। विनय पत्रिका के लेखक कौन है, विनय पत्रिका लेखक है तुलसीदास, ठीक है जी। रामचरितमानस की भाषा है कौन सी है, अवधी भाषा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक हिंदी किस बोली में से विकसित हुई है, तो मानक हिंदी जो है खड़ी बोली से विकसित हुई है, ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं, महल का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो महल का पर्यायवाची शब्द है प्रासाद, और भी है कोई राजनिवास, राजनिवास भी बोलते हैं, राजनिवास, ठीक है, राजनिवास भी जो है महल का ही पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट लेते हैं, जो आग जंगल में लग जाती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें, तो उसको बोलते हैं दानावल, क्या बोलते हैं हम, दानावल, जो आग जंगल में लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज जो है किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। चैडविक ने कब की थी, ये 1932 ईस्वी में, ठीक है जी, 1932 ईस्वी में की थी न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, किसने की थी, जे थॉमसन ने, और कब की थी, 1897 ईस्वी में की थी, 1897 ईस्वी में की थी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, महामारी के अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिडर्मियोलॉजी, क्या बोलते हैं, एपिडर्मियोलॉजी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो क्या वो कौन सा होता है, कबाशियोरकर होता है प्रोटीन की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा आरामदायक होता है क्योंकि, बोलते हैं कि कपड़े अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं, जब सन की रेज पड़ती है ना, ठीक है, हीट पड़ती है, तो वो जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो उस हीट को मतलब परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है जी। इसलिए गर्मियों में जो है सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, जो है गर्मी कम लगती है, ठीक है जी। कौन सी गैस जो है आग बुझाने के काम आती है, तो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है कौन कौन सी गैस है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मीथेन गैस CH4, ठीक है, CH4 प्लस CO2, ये दोनों गैसें जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। समुद्र की गहराई नापने की इकाई क्या है, तो कौन सी है, फैदम, समुद्र की गहराई को जो है फैदम से नापा जाता है, ठीक है जी। सूखा रोग रिकेट्स, दांतों का सड़ना किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो होता है विटामिन डी की कमी के कारण। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 35 का कितना % 14 होगा, ठीक है। तो मान लो इसको कैसे करना है, इस क्वेश्चन को मान लो 35 का x%, अब कितने %, तो x% मान लिया, x% इज इक्वल टू 14 कर लिया, ठीक है। तो 35 गुणा x, अब परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100, ठीक है, तो x बटा 100 कर दिया, इज इक्वल टू 14 ले लिया, तो x की वैल्यू क्या आएगी, अब ये x हमने x को इधर रखना है, बाकी दूसरी तरफ ले जाना है, जो डिवाइड है x डिवाइड बाई 100 है, तो पर दूसरी तरफ जाके बराबर के दूसरी तरफ जाके जो है 100 जो है मल्टीप्लाई होएगा, और 35 यहाँ पे गुणा है, मल्टीप्लाई है, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है जी, इस तरफ जाके बराबर के। तो यहाँ पे करना है क्या कि उड़ा दो इसको, 5 7 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, ठीक है जी। 5 को उड़ा दो 100 से, 5 दूनी 10 20, 20 दूनी 40, 40 आ गया आंसर। 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको कट करके 40 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, बोलता है ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है, ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको, जैसे मैं आपको बोलूँ कि कोई व्यक्ति जो है किसी काम को 12 दिन में करता है, तो एक दिन में वो क्या करेगा, एक दिन में वो 1/12 करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको करना है, ए मान लो भी जो ए है, ए का एक दिन का काम कितना है, ए का एक दिन का काम है इक्वल टू 1/12, और बी का एक दिन का काम है 24 दिन है, तो 1/24 लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद करना है ए और बी का एक दिन का काम निकाल लो, ठीक है, 1/12 जमा 1/24 कर लिया, ठीक है। 12 और 24 का एलसीएम लिया तो 24 आया, ठीक है, ओके। अब इसको काट के कर दिया, ठीक है, तो 12 है, 12 को काटो, इसको 12 और 24, 2 से मल्टीप्लाई करिए, ऊपर 2 है, प्लस 24 कट के बस 1 आ गया, ठीक है। 2 + 1 3/24, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो 1/8 आ गया, ठीक है जी। तो ए और बी मिलकर पूरा काम करते हैं 8 दिन में, 1/8 का मतलब, ठीक है,
तो ए और बी पूरा काम करते हैं 8 दिन में करेंगे, ठीक है जी। तो 8 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, उसी प्रकार 10 पुरुषों द्वारा उस कार्य को पूरा करने में दिनों की संख्या क्या होगी, ठीक है। 5 पुरुष है वो किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं और 10 पुरुष कितने दिन में करते हैं, कितने दिन में करेंगे, ठीक है। 10 पुरुष मीन्स ज़्यादा हो जाएंगे, डबल हो गए, तो उस काम को वो कम दिनों में करेंगे, तो ये 4 दिन है तो 2 दिन में कर देंगे। ये तो क्वेश्चन में आंसर है, इसको समझ लो ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूब रूट, हाँ क्यूब रूट ऑफ 0.000216 क्या होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करना है ये हमें दिए, ठीक है, ऑप्शंस दिए हैं, इसको करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ये है क्यूब रूट दिया तो इसकी पावर 1/3 है, इसकी पावर 1/3 लिख दिया, ठीक है। अब क्या किया 216 डिवाइड बाई क्या किया ये, अब देखो 216 लिख दिए इधर इक्वल टू, ठीक है। अब ये दशमलव वाला ना, ये दशमलव को लगा दिए 1, ठीक है। आगे जितने अक्षर उसकी 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। कितने हैं 6, तो 216 डिवाइड बाई 10, 6 है तो 10 की पावर 6 आई है, ठीक है। ये 10 की पावर 6 है, थोड़ा मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक, ऊपर 1 की पावर 3 रखा। फिर 216 जो होते हैं इसको 6 × 6 लिख दिए तो शेष के 36 का 216 होते हैं, ठीक है। वैसे ही 10 की पावर 6 है यहाँ पे, इसको 10 की पावर 2 लिख दिया, ठीक है जी। पावर ऊपर 1/3 है, ठीक है। तो 6, अब ये 6 की पावर ये आएगी 6 की पावर 3, ठीक है, क्योंकि बेस बराबर है, ऊपर 1 है तो 3 जमा हो गए, ठीक है। 1 + 1 + 1 3 हो गए, तो इसकी पावर 1/3 कर दिया, जो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये 6 रह गया, ठीक है। आगे नीचे देखो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 है, तो इसको भी 10 बेस बराबर है, ऊपर वाली पावर जमा कर दो, 2 + 2 + 2 6 हो गया, तो ये हो गया 10 की पावर 6 हो गया, इसकी पावर 1/3 है, 3 दूनी 6, तो 10 की पावर 2 रह गया है, ठीक है। ऐसे करना है आपने, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाई 100 आ गया, तो अब इसको दशमलव में कन्वर्ट करना है, तो 6 डिवाइड बाई 100 तो 6 लिख लिया पहले। अब देखो कितने 0, 1 2 0 है, तो 1 इसको मान लो, 2 इसको 0 लगा दो, उसके आगे दशमलव लगा दो 1 की जगह, तो 0.06 आंसर आ गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं, बोलता है इफ़ 3√5 प्लस अंडर रूट है ये, अंडर रूट 125 इज इक्वल टू 17.88, देन बट विल बी द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 80 प्लस 6 अंडर रूट 5, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है जी। इसमें ऑप्शंस दिए हैं ये, ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व आउट करना है। देखिए अब 3√5 प्लस अंडर रूट 125 दिया ये, ठीक है। 3√5 प्लस, अब इसको 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 5 5 25 प्लस 125 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये 5 5 जोड़ा, इसका एक बाहर आ गया तो अंडर रूट 5 रह गया ये, ठीक है, बाकी सेम रखा, ठीक है। अब इसके 3 + 5 8 आ गए, अंडर रूट 5 आ गया, ठीक है, दोनों को जमा कर दिए इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। अब अंडर रूट 5 की वैल्यू ये इधर जाके डिवाइड हो गया, 17.88 डिवाइड बाई 8, इसको भाग करके आ गया 2.235 आ गया अंडर रूट 5 की वैल्यू। उसके बाद हमें ये वैल्यू दी भी है अंडर रूट 80 प्लस 6 अंडर रूट 5, तो इसमें रिपोर्ट कर दो अंडर रूट 80 प्लस 6, ठीक है जी। अंडर रूट 80 को कैसे लिखते हैं, 16 × 5 = 80 कर दिया इन्होंने, ठीक है, प्लस 6 अंडर रूट 5, ठीक है। तो ये 4 × 16 होते हैं, 4 × 4 16, तो 4 बाहर आ गए, अंडर रूट 5 रह गया, ठीक है, प्लस 6 अंडर रूट 5, तो ये आ गया 6 + 4 10, 10 अंडर रूट 5 की वैल्यू ये है, तो 10 × 2.235 को मल्टीप्लाई करके 22.35 आंसर आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोलता एक व्यक्ति 15 रुपये में 8 संतरे खरीदता है, 18 रुपये में 10 संतरे बेचता है, हानि परसेंटेज निकालो। देखो ना सीधा दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, हानि होगी। तो एक व्यक्ति 15 रुपये में 15 रुपये में 8 संतरे खरीदता है और 18 रुपये में 10 संतरे बेच देता है, ठीक है। संतरे ज़्यादा बेच रहा है 18 रुपये में, तो हानि परसेंटेज निकालो। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको नोट है, ऐसे प्रश्नों में संतरे एक तरफ और उनकी दर को एक तरफ लिख देना है आपने, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और प्राप्त हुई संख्या को घटा देना है आपने, और प्राप्त लाभ या हानि परसेंट निकालने के लिए संख्या वो क्रय मूल्य के आधार पर ही आपने निकाल लेनी है, ठीक है जी। इसमें क्या देखो, अब आपने जो संख्या लिख दी तो दर लिख दी है, ठीक है। अब 8 संतरे थे तो 8 संतरे लिख दिए, और 10 संतरे थे 10 संतरे इधर लिख दिए। दर कितने कितने रुपये में बिक रहा है, 15 रुपये में और 18 रुपये लिख दिए। अब इन दोनों का क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ करना है, इसको इसके साथ करना है, ठीक है। ठीक है, आगे कर दो। देखो इसको इसके साथ की 18 × 8 की है तो 144 आ गया, माइनस जब इससे करना तो माइनस भी करनी है, 15 10 150 कितना आ गया -6। लाभ परसेंट भी आपने ऐसे निकालना है और दूसरा भी ऐसे निकालना है, ठीक है जी। उसके बाद क्या ना, हानि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये -6 आया ना, ये -6 तो 6 लिखना है, डिवाइडेड बाई जो ये ऊपर देखिए ये वाली चीज़
15,150 इसको डिवाइड कर देना इसके साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कर देना है, ठीक है। तो ये डिवाइड बाई 100 150 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गई, ठीक है, इसको काट के आ गया 4%, ठीक है जी, ओके। 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 3 दूनी 6, 2% आंसर रहेगा। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है? 9:7 वर्ष है और राम श्याम से 4 साल बड़ा है, राम की आयु क्या है? अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल इजी होते हैं, बिल्कुल। राम की आयु क्या है? ये मान लो राम की आयु हमने मान ली x वर्ष। अब जो राम है वो श्याम से 4 साल बड़ा भी है, अगर 4 साल बड़ा है तो x - 4 वर्ष ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी x वर्ष आयु है, तो श्याम की आयु क्या लिखना पड़ेगा हमें? x - 4 वर्ष लिख दिया। अब बोला इनका अनुपात क्या है? राम आयु 9:7 वर्ष है, तो हमने रेशियो कर दिया x डिवाइडेड बाई x - 4 वर्ष इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 7 कर दिया, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 7 को इधर करना, 7x आ गया और 9 के साथ हमने जो डिवाइडेड पर तरफ जाके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 9x - 4 कर दिया, ठीक है। तो इसको आ गया, आगे कर लो, सॉल्व करो, 7x, इसको 9 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 9x आ गया, 9 चुके 36 आ गया, 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ठीक है। अब x वाली तरफ एक तरफ ले आओ, 7x - 9x कर दिया, ठीक है, और -36 आ गया, ठीक है। 7 में से 9 गए, -2x, बड़ी संख्या का जो बड़ी होती है उसका हम साइन लगाते हैं, तो माइनस आ गया, ठीक है, माइनस, उसका माइनस के साथ माइनस हमने काट दिया, x इज इक्वल टू 36 बटा, ये 2 इधर जाके बटा हो गए, ठीक है, डिवाइड हो गए, तो 2 18, 18 में 36, तो 18 आंसर आ गया। तो आंसर नहीं, राम की आयु आ गई 18 वर्ष और श्याम की आयु 18 - 4 14 वर्ष, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में पूछा उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है। आगे बोलता है निम्नलिखित में से 0.635 के बराबर है। अब ये इस टाइप के आपको पूछे जाएंगे, परसेंटेज में निकाल देना आपको, ऐसे बोला तो आपने क्या करना, 0.635 को पहले लिख देना है। हमने 635 लिख दिए ऊपर, 635 डिवाइडेड बाई कर दिया, दशमलव की जगह हमने 1 लगा दिया, नीचे आगे जितने अक्षर है उतने 0 लगा देंगे, 1 2 3, ठीक है जी, ये किया हमने, समझ आया? नहीं है समझ? 635 लिख दिया पहले, डिवाइडेड बाई, देखो दशमलव, ये दशमलव है ना, दशमलव जगह मैंने 1 लगा दिया, उसके आगे जितने अक्षर है उतने काउंट कर दो, 1 2 3, ठीक है, 3 0 लगा, 1 2 3, ये ऐसे किया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया मैंने, जो एक 0 थी ना इसके 10, मतलब मैंने उसको ऊपर कर दिया, ठीक है, 1 0 कम कर दी, ठीक है, 1 0 कम कर दी, मतलब 100 रहने दिया, तो 0.5 663.5 कर दिया यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड बाई 100 रहने दिया। अब बटा 100 का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाई 100 का मतलब होता है परसेंटेज, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/100 का मतलब होता है, ठीक है, परसेंटेज, तो इसको परसेंटेज लिख दिया, 63.5% लिख दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फरहान किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था वापस भारत आया था जी? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है फरहान था वो भारत में आया था। हुमायूं किसका पुत्र था? हुमायूं था बाबर का पुत्र, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा किसे, कौन से भाग को कहा जाता है? संविधान के पार्ट 3 को, ठीक है जी, पार्ट 3 को कहा जाता है। तो नेक्स्ट लेते हैं, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध था कृषि से, कृषि से। अब भी हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से। तो हरित क्रांति के, इससे क्वेश्चन बन रहा है, हरित क्रांति के जनक कौन थे? कौन थे हरित क्रांति के जनक? ये थे हमारे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे इसके जनक? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, बोरलॉग, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? तो ये है जास्कर पर्वत श्रृंखला, जो है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। तो इससे क्वेश्चन है, जास्कर पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची जास्कर पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है शिला। कौन सी है? शिला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यमुना नदी सर्वप्रथम हिमाचल में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो जो सर्वप्रथम किस स्थान में प्रवेश करती है? खादर माजरी जगह है, ठीक है, वहाँ पे प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश। खादर माजरी जगह कहाँ पड़ी? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ी, जो एंटर करती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है, ठीक है जी। तो ये, और इसके बारे में और बता दूँ, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम दूरी पर बहने वाली नदी भी जो है यमुना नदी है। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम दूरी पर बहने वाली नदी यमुना नदी है, ठीक है। और बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर है। गंगा नदी है उसकी सबसे ज़्यादा सहायक नदी भी जो है कौन सी है? यमुना नदी है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
चंद्रगुप्त मंदिर हिमाचल के किस जिले में है? तो ये है चंद्रगुप्त मंदिर है जिला चंबा में है, ठीक है जी। तो जिला चंबा में और कौन कौन से मंदिर है? मणिमहेश है, 84 मंदिर है, नरसिंह मंदिर भी जिला चंबा में है, लक्षणा देवी मंदिर जो कि भरमौर में पड़ा, जिला चंबा में है, ठीक है। तो आपको जिला चंबा के मंदिरों के बारे में पता होना चाहिए, सभी डिस्ट्रिक्ट्स के मंदिर के बारे में आपने पढ़ लेना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मसरूर मंदिर जिसे हिमाचल का एलोरा कहा जाता है का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? ये हुआ था 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, मसरूर मंदिर का निर्माण, ठीक है जी। और मसरूर मंदिर है उसको बोलते हैं रॉक कट गार्डन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉक कट, CUT कट गार्डन भी बोलते हैं, सो रॉक कट टेम्पल भी बोलते हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ा। कहाँ पड़ा? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं। कांगड़ा जिला अंग्रेजों के अधीन कब आया? तो कब आया? 1846 ईस्वी में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यह सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है लाहौल स्पीति, ठीक है जी। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? हमीरपुर है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला। और सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या किस जिले में है? अगर आपसे पूछे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है कांगड़ा जिला में। अगर सिंपल ऐसा पूछा जाए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है कांगड़ा जिला में। और जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो आपने बताना है सबसे अधिक जनसंख्या वाला, हाँ, तब आपने बताना है लाहौल स्पीति। कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला लाहौल स्पीति है। और सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में है? कांगड़ा में। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? लाहौल स्पीति। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी लाहौल स्पीति है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी लाहौल स्पीति है, ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं। हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है? तो हिमालय आर्ट के लेखक है MS रंधावा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है अटल सुरंग, ठीक है जी। अटल सुरंग का उद्घाटन कब हुआ था? ये हुआ था 3 अक्टूबर 2020 में, ठीक है जी। इसका उद्घाटन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये रोहतांग में है, ठीक है। तो इसकी ये सबसे लंबी है ये, तो कितनी है? 9.02 किलोमीटर लंबी है ये, ठीक है। इससे पहले लंबी कौन सी थी? भारत की सबसे लंबी सुरंग थी उसको, वो कौन सी थी? जवाहर सुरंग थी। कौन सी थी? जवाहर सुरंग। इससे पहले जवाहर सुरंग, उसकी दूरी कितनी थी? जवाहर सुरंग उसकी दूरी थी 2.85 किलोमीटर, ठीक है जी। ये पड़ी जम्मू कश्मीर में, ओके। और क्या इसके बारे में बोल सकते हैं? इसमें कितना खर्चा आया है? तो 3500 करोड़ का खर्चा आया है इसमें, इस सुरंग बनाने में, ठीक है जी, अटल सुरंग को बनाने में, ठीक है। अटल सुरंग का नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, ये आपने याद रखना है। और जो अटल सुरंग है वो कौन सी दर्रा में स्थित है? तो वो है रोहतांग दर्रा में, आपने याद रखना है। जो अटल सुरंग है वो है रोहतांग दर्रा में स्थित है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3000 मीटर। 3000 मीटर है समुद्र तल से अटल सुरंग की ऊंचाई। और किस पर्वत श्रेणी से हुआ है इसका निर्माण? पीर पंजाल। किस पर्वत श्रेणी से जो है अटल सुरंग का निर्माण हुआ है? पीर पंजाल श्रेणी से, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी से, ठीक है जी, याद रखना है आपने, ठीक है। और इसका आकार कैसा है? इसका आकार है घोड़े की नाल जैसा, ठीक है। इसका निर्माण किसने किया है? BRO ने किया है, BRO, याद रखना है आपने, BRO अटल सुरंग का। इसको बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर BRO का कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किन्नौर का पुराना नाम क्या है? तो किन्नौर का पुराना नाम है चीनी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला कौन सा है? तो सबसे पुराना मेला है लवी का मेला, जो कि रामपुर बुशहर में लगता है। रामपुर बुशहर कहाँ है? जिला शिमला में है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पे है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में है, भारत में, ठीक है जी। वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए दीपक ने कहा कि वह मेरी दादी के इकलौते बच्चे की बेटी है। महिला का दीपक से क्या संबंध है? तो आपने बताना है कि महिला का उस दीपक के साथ क्या संबंध है, ठीक है। तो महिला की ओर क्या है क्वेश्चन? महिला की ओर संकेत करते हुए दीपक ने कहा, तो यहाँ पे आपने करना है दीपक लिख लेना है, इधर महिला लिख दी, वो वाली महिला, ठीक है। क्या कहा कि महिला, बह लिखा ना, बह, तो ये बह कौन है? महिला है। तो ये बह महिला
मेरी दादी के इकलौते बच्चे की बेटी है, मतलब मेरी दादी के इकलौता बच्चा, कोई यहाँ पे इकलौता बच्चा है उसका, ये ऊपर ले ली हमने दादी, दादी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। दादी के इकलौते बच्चे की, दादी के इकलौते बच्चे की क्या है, ये बेटी है, ठीक है। तो इसकी भी दादी लगी, ठीक है। तो इस दीपक का महिला के साथ क्या संबंध है, तो ये क्या है, इसकी सिस्टर ही लगी ना, ठीक है। दीपक जो इसकी सिस्टर लगी, बहन लगी, ठीक है। महिला जो है दीपक की सिस्टर लगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे रुपये का संबंध भारत से है, वैसे येन का संबंध किससे है, ठीक है। येन का संबंध जो है जापान से है, ठीक है। येन जो है जापान की मुद्रा है, जैसे भारत की मुद्रा रुपया है वैसे जापान की मुद्रा येन है। तो आपने इस टाइप से भी आंसर देने हैं, ठीक है। ROPEALD को व्यवस्थित करने पर जो शब्द बनेगा उसका अंतिम अक्षर क्या होगा, ठीक है। अब आपने इसको व्यवस्थित करना है, एक सही तरीके से लिखना है जो इसका सही बन जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं लेपर्ड, LEOPARD, तो इसका अंतिम अक्षर D है तो हमने D लिख दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1 2 6 15 13 आगे क्या आएगा, ठीक है जी। इसमें करना है हमने, इसमें हमने करना है जैसे 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर करो, मतलब 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 1 × 1 1 आ गया, इसमें +1 ऐड किया तो 2 आ गया। आगे किया 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 दूनी 4, 4 + 2 8, 2 दूनी 4, 4 + 2 6 आ गया, ठीक है। आगे फिर 3 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ से यहाँ तक 3 का स्क्वायर किया, 3 की पावर 2, 3 3 9 + 6 15 15 आ गया, ठीक है। उसके बाद 15 31 कर दिया, मतलब आगे 4 का स्क्वायर कर दिया, 4 चौके 16, 16 + 15 31 आ गए, ठीक है। आगे फिर 5 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। 5 5 25 + 15 31, ठीक है जी। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे स्क्वायर किया 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ठीक है। इसका स्क्वायर करते रहे, ठीक है जी। और इस ऐड क्या किया, प्लस जो ये अक्षर है ऐड करते रहे, +1 ऐड किया, इसमें +2 ऐड किया, इसमें +6 ऐड किया, ठीक है। इसमें +15 और +31, ठीक है। तो नेक्स्ट 5 5 25 + 31 करेंगे तो 56 आंसर आएगा, ठीक है जी। तो इस टाइप के नंबर सीरीज आती हैं आपको, ठीक है। अब आगे लेते हैं। बोला रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर बाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और फिर 3 किलोमीटर चलता है, वह शुरुआत बिंदु से कितनी दूरी पर चला। तो इसको क्या करना है, हमने ये डायरेक्शंस होती है ना, ये अपनी नॉर्थ, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है और ये वेस्ट होती है। अब जब ऊपर को चलेगा तो हमने उत्तर की तरफ चल रहा है, जब दाहिनी तरफ चल रहा है तो ईस्ट की तरफ, इधर वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो इसमें देखना हमने, रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है जी। रोहन जो है उत्तर की ओर चलता है, यहाँ से चल लो, ठीक है, यहाँ से चला सपोज करो और 3 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, बाईं ओर मुड़ता है, तो उसका मुंह जिस तरफ को है ना, इस तरफ को मुंह है तो इसका बायां ये हुआ, बाईं तरफ मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर यहाँ से 2 किलोमीटर चला, ठीक है जी। 2 किलोमीटर चला, उसके बाद बोलता है फिर बाईं ओर मुड़ता है, अब इस तरफ है इसका मुंह तो बायां तरफ इस तरफ हुआ, नीचे की तरफ, फिर 3 किलोमीटर चलता है तो यहाँ से 3 किलोमीटर चला, फिर बोलता है और वह फिर 3 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है और वह 3 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। अब यहाँ से जब वो मुड़ा 2 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर चला, ठीक है। गलत हो गया यार ये तो वह शुरुआती दूरी से जो है 3 किलोमीटर की दूरी पर है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इसका राइट आंसर 2 किलोमीटर रहेगा। यहाँ पे मैंने 1 किलोमीटर कर दिया, थोड़ा शायद गलत हो गया क्वेश्चन लिखने में, या फिर 2 किलोमीटर हो गया इसके अकॉर्डिंग, तो ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे ही बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि 1 जनवरी 2015 को वीरवार था तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो याद रखना अपने वर्ष का पहला और अंतिम दिन एक ही होता है। अगर 1 जनवरी को वीरवार होगा तो लास्ट दिन भी 31 दिसंबर को भी वीरवार होगा, 1 जनवरी को सोमवार होगा तो लास्ट 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। तो इस तरीके से अपने याद रखना। विषम का चयन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल स्कूल, सिपाही बैरक, कलाकार मंडली, गायक कोर्स। अब देखो इसमें कैसे, प्रिंसिपल जो है स्कूल का हेड होता है, ठीक है, बाकी सिपाही नहीं होता, बैरक का हेड, कलाकार नहीं होता, मंडली का हेड, और मतलब प्रिंसिपल जो है स्कूल का हेड होता है। तो इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तो यही ओड लग रहा है। इनमें से विषम चुने, ठीक है, सेब, अमरूद, केला, गाजर, तो ऑप्शन डी गाजर सब्जी है, बाकी सारे फ्रूट है, तो ये ओड है, ठीक है, अलग होता है, उसको देखना होता है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अनिल राजन से छोटा है लेकिन महेश से बड़ा है, सूरज विकास से बड़ा है लेकिन महेश से छोटा है, यदि गगन इन सब से बड़ा है तो सबसे छोटा कौन है, तो आपने बताना है, ठीक है। पहला है अनिल जो है, अनिल राजन से छोटा है, अब बड़ा कौन है, राजन, आर लिख दिया, ये होता है बड़े का साइन, ग्रेटर देन बोलते हैं इसको, बोलते हैं बड़े का साइन,
तो यहाँ पे मैंने अनिल लिख दिया, ठीक है। अब इसका मतलब भी अनिल जो है राजन से छोटा है, ठीक है, और राजन अनिल से बड़ा है, लेकिन महेश से बड़ा है। कौन? अनिल। अनिल जो है यहाँ ग्रेटर देन महेश कर दिया, ठीक है, महेश से बड़ा है। सूरज विकास से बड़ा है। अब जो सूरज है वो विकास से बड़ा है। अब उसके बाद उसके बाद लेकिन महेश से छोटा है, मतलब जो सूरज है वो महेश से छोटा है, तो ग्रेटर देन सूरज कर दिया, ठीक है। सूरज महेश से छोटा है, मतलब महेश जो है सूरज से बड़ा है। आगे क्या है? सूरज विकास से बड़ा है, तो सूरज जो है विकास से बड़ा है, ठीक है। लेकिन गगन सबसे बड़ा है, तो गगन गगन कर दिया, ठीक है। गगन सबसे बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन है? विकास, जो लास्ट में है, तो विकास सबसे छोटा है। ये ग्रेटर देन का साइन होता है, मतलब इस तरफ को कम होते जा रहे हैं, इधर को बढ़ रहे हैं, ठीक है, ग्रेटर देन। ये होता है लेस देन का साइन, ठीक है, छोटा मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी भाषा में रेस का मतलब RACE 4793 है और फैक्ट FACT 1795 है और फोर्स का मतलब ये है, तो उसी भाषा में रिएक्ट को क्या लिखेंगे, ठीक है जी। तो इसमें कुछ नहीं होता जी, इसके सामने हमने जैसे R है, R का मतलब 4 है, A का मतलब 7 है, ठीक है, C का मतलब 9 है और E का मतलब 3 है। तो ऐसे ही सबको देख लेना, इन सब रख लेना, जो अक्षर इसके सामने वो रख लेने हैं, ठीक है जी। तो रिएक्ट R का मतलब क्या है, ठीक है, R रिएक्ट R के सामने 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद E का है लास्ट में, E के सामने 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद A है, तो A के सामने 7 है, तो 7 लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद C है, तो C के सामने 9 है, तो 9 लिख दिया, ठीक है। T है, तो T यहाँ देख लो, T के सामने 5 है, तो 5 लिख दिया। कहीं भी देख लेंगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि परसों सोमवार था तो परसों कौन सा दिन था? अब देखो, जब परसों सोमवार था, ये पास्ट की बात कर रहा है, हम आज में बैठे हैं, ठीक है। तो परसों सोमवार था, याद इस क्वेश्चन में आंसर होगा परसों सोमवार था, तो आज कौन सा दिन है? मंगल बुध, तो आज बुधवार हुआ, ठीक है, आज बुधवार हुआ। उसके बाद बोला तो परसों कौन सा दिन होगा। अब उसके बाद बुधवार के बाद परसों कौन सा होगा? बुध वीर शुक्र, तो शुक्रवार ही होगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से करने हैं। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है, ठीक है जी। तो अखबार जो है संपादक से संबंधित है, ऑप्शन C इज द राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ, पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो मेरा मुंह किस ओर है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ लेना है, यहाँ पे साउथ लेना है, यहाँ पे ईस्ट लेना है, यहाँ से वेस्ट। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, मतलब नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, इस तरफ को, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ बह रही है। उसके बाद बोलता मेरा मुंह है इस तरफ को, ठीक है जी। अब बोलता है कोई वस्तु मेरी बाईं से दाईं ओर जाती है, इधर से जा रही है वस्तु, ठीक है। तो मेरा मुंह किस तरफ है? तो मेरा मुंह इस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ क्या है? नॉर्थ, तो उत्तर की तरफ है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने करने हैं, बहुत इजी है ये। तो पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की पाठ्य पुस्तक बाईं ओर से 8वीं व दाईं ओर से 13वीं है, तो पंक्ति में कुल कितनी पुस्तकें होगी? तो इसमें करना है, इसमें हमने करना है जैसे बाईं ओर से 8वीं है, दाईं ओर से 13, तो 13 + 8 कर लेना, दोनों को जोड़ लेना है, तो यह 21 बन गया। 13 + 8 आ गया 21, तो जितना आया उसमें से 1 माइनस करना है, तो वह आ गया 20। तो इसको मैं समझा ही देता हूँ कैसे कैसे है। याद रखने योग्य बातें क्या है इसमें? किसी कक्षा या पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या होती है। जब कुल संख्या कैसे निकालनी है, किसी पंक्ति में है कोई, तो ये होती है किसी व्यक्ति का ऊपर या बाएं से स्थान, ऊपर या बाएं से स्थान मान लो, ठीक है जी, प्लस उसी कक्षा का नीचे या दाएं से स्थान, या नीचे से या दाहिने से स्थान, मतलब इस साइड से या नीचे से स्थान, जैसे भी पूछा हो। -1 कर देते हैं, मतलब टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1, तो ये लिखना है, ये फॉर्मूला है, आपने याद रख लेना है, ठीक है। अगर हमने लेफ्ट निकालना है तो टोटल में +1 - R करना है, अगर राइट से निकालना है तो टोटल +1 - R। तो न्यूनतम संख्या निकालनी है तो दोनों संख्याओं का योग माइनस मध्य की संख्या +2 कर देना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आशावादी, प्रसन्न, निराशावादी, ठीक है। आशावादी का संबंध जैसे प्रसन्न से है, वैसे निराशावादी का संबंध किससे होगा? स्वार्थी से, उदास से, निकृष्ट, तो उदास से होगा। निराशावादी मतलब उदास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑप्शन B था राइट आंसर, ठीक है। 5 मित्र PQRST एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। S बैठा है T और Q के बीच में, Q है R के निकटतम बाईं, तथा P है T के निकटतम बाईं ओर, ठीक है। तो बीच में कौन बैठा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपने, इस टाइप के क्वेश्चन को PQRS एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हो, तो ये पंक्ति है, मान लो इस तरफ को नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ ऊपर को होता है, और मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। तो S बैठा है T और Q के बीच में। S कहाँ बैठा है? ये S है T और Q के बीच में, ये T है,
ये क्यू के बीच में बैठा है, ठीक है। क्यू है आर के निकटतम बाई, ठीक है, क्यू है आर के निकटतम बाई, जो क्यू है आर के निकटतम बाई, मतलब ये आर है, आर के निकटतम, इनका मुंह इस तरफ है तो क्यू जो बाई तरफ ही बैठा है ना, तथा पी है टी के निकटतम बाई, पी है, ये टी है तो पी है इसके बाईं तरफ, ठीक है, पी है टी के बाईं तरफ, ये बोल रहा है पी है टी के निकटतम बाई, तो बीच में कौन बैठा है 1 2 3 4 5, तो एस ही बैठा है, तो राइट आंसर एस रहेगा, ठीक है जी। थैंक यू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।